सुप्रभात। आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, सभी का स्वास्थ्य अच्छे होंगे और सभी का पठन पढ़ाई अच्छे तरीक़ा से चल रहा होगा। चलिए, सभी लोग रेडी है और हम लोग एक हर्ष और उल्लास के साथ फिर से पुनः हम लोग बिहार लेखपाल का जो वैकेंसी आई हुई है बिहार में, जो जूनियर अकाउंटेंट की, उसकी क्लास की ओर हम लोग चलते हैं। तो देखिए, आज जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सपेंडिचर, जो अक्सर एग्जामिनेशन में ये पूछा जाता है और ये बेसिक चीज़ें है। अक्सर जब भी हम लोग अकाउंटेंट का एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें पूछा जाता है एक्सपेंडिचर जो होती है, कौन सा इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर है और कौन सा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। उसके रिगार्डिंग आज हम लोग डिस्कशन करेंगे एकदम ईजी वे से और स्लोली चलेंगे, किसी प्रकार के जल्दीबाजी नहीं है। तो इसके लिए आप सभी को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। तो आप सभी क्या करेंगे, एक अपने सामने नोटबुक निकालिए और उस पर मेरे साथ साथ आप लोग भी राइट डाउन करते चलिए, ताकि रिवीजन के समय काफ़ी हेल्प होगी। तो देखिए, चलते हैं एक्सपेंडिचर के बारे में डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नेम क्या होगा? एक्सपेंडिचर। क्या है नेम? एक्सपेंडिचर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये सभी कैंडिडेट के लिए है, जो जिनको भी बेसिक चीज़ें की नॉलेज है उनके लिए भी है, चाहे वो 11th की बच्चे हो, 12th की हो, बीकॉम की हो, और सीए फाउंडेशन का प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए भी है, और साथ साथ बिहार लेखापाल के लिए तो बेस मेनली है ही, ठीक ना। क्योंकि ये सभी के लिए ज़रूरत है, क्योंकि विदाउट हम लोग कैपिटल और रेवेन्यू नेचर का हम लोग कॉमर्स में सर्वाइव नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम लोग नॉन परफॉर्मिंग एनपीओ पढ़ते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस या कंसर्न, तो वहाँ पे भी इस चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। तो देखिए, एक्सपेंडिचर जो होती है उसको दो भागों में बांटा गया है, ठीक है। एक जो होती है अपने लोगों का होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपी लिखेंगे तो समझेंगे एक्सपेंडिचर, ठीक है। और दूसरा होती है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्या समझे? दूसरा होंगे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये खर्चे को जो एक्सपेंडिचर होती है, बेसिकली इसको दो भागों में बांटा गया है मेनली। ऐसे तो एक्सपेंडिचर एक डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी होती है, तो उसको अलग से मैं क्लास लूँगा, वो अपने आप में अलग है। ऐसे इसी में पार्ट आती है, लेकिन मेन जो होती है कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होती है, ठीक है। अब देखिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर किस एक्सपेंडिचर को बोलेंगे, तो इसमें याद रखेंगे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को बोला जाता है या वैसे एक्सपेंस को बोला जाता है जो किसी भी एसेट्स का वैल्यू में इंक्रीजिंग कर देती है, और साथ ही साथ क्या करती है, उस बिजनेस एंटरप्राइज का अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ा देता है। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर एक वैसी एक्सपेंडिचर है जो किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देती है, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ रही है। दूसरी बात क्या है पॉइंट, ये नॉर्मली बिग अमाउंट होती है। जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगी वो बिग अमाउंट होगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली उसका जो लाइफ होगा, उसका बेनिफिट होगा मोर देन 1 ईयर होगा। मतलब 1 वर्षों से अत्यधिक के लिए जो एक्सपेंडिचर होगी वो आपको खिलाइए कैसे, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। साथ ही साथ कैपिटल एक्सपेंड नॉर्मली भी है रीसेल वैल्यू, वैसा एक्सपेंडिचर जिसका नॉर्मली रीसेल वैल्यू होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, यदि मैं कोई प्लांट को परचेज करूँगा, आज सपोज दैट मैंने 1 लाख में प्लांट को परचेज कर लिया, आफ्टर सर्टेन पीरियड या आफ्टर फ्यू ईयर्स के बाद, मतलब आफ्टर फ्यू ईयर मान के चलिए सपोज दैट 5 ईयर के बाद, उसका कुछ ना कुछ वैल्यू बचेगा। 1 लाख है तो चाहे 10,000 में बिके, 5,000 में बिके, तो हो गया रीसेल वैल्यू। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या होते हैं, रीसेल वैल्यू होती है, ठीक है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई है होगी। तो मैं इस चीज़ को मैं उतना ही चीज़ों को मैं लिखूंगा। मैंने क्या बताया कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को बोला जाता है जो एसेट्स का वैल्यू में इंक्रीज कर देती है, पहली। दूसरी बात कि कैपिटल एक्सपेंडिचर वैसा एक्सपेंडिचर को बोलूँगा जिससे उस व्यवसायों का अर्निंग कैपेसिटी में इंक्रीज कर देती है, ठीक है। 2 बात हुई। तीसरी बात,
कैपिटल एक्सपेंडिचर नॉर्मली बिग अमाउंट होती है, इसका अमाउंट बड़ा होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है कैपिटल एक्सपेंडिचर विच हैव नॉर्मली रीसेल वैल्यू, इसका क्या होती है, रीसेल वैल्यू होता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, प्लांट परचेज किए, मोटर कार परचेज करूँगा, तो लास्ट में अगर उसका वो अब परफॉर्मिंग करना बंद भी कर देते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ रेट में बिकी जाती है, ठीक है। तो नॉर्मली क्या होता है, इसका रीसेल वैल्यू होता है। मैं इसको राइट डाउन कर देता हूँ ताकि आपको समझने में काफ़ी ईजी होगा, ठीक है। एक मिनट, तो देखेंगे मैंने नोट करवा दिया हूँ। एक बार मैं ऑन कैमरा देख ले रहा हूँ कि क्लियर कट दिखाई दे रही है, एकदम दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिखना भूल गया, एग्जाम्पल हो जाएगा, रेंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगा, सैलरी होगा, ठीक है। तो देखिए मैंने यहाँ पे राइट डाउन करवा दिया हूँ, एकदम इजी वे से मैं एक्सप्लेन कर दिया हूँ सिंपल लैंग्वेज में। देखिए कैपिटल कहता है एक्सपेंडिचर इनकर टू एक्वायर्ड एसेट्स, मतलब वैसा एक्सपेंडिचर जो एसेट्स को एक्वायर्ड करने में होती है, साथ ही साथ इंक्रीज वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स को इंक्रीज कर देती है, और साथ ही साथ इंक्रीज कह सकते हैं, इंक्रीज कर देती है अर्निंग कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस। क्या कर देती है ये, शॉर्टकट मैंने लिखवाया हुआ, इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, या बिजनेस को अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देती है। क्यों, क्योंकि मान के चलिए मैं यदि प्लांट मशीनरी परचेज करूंगा तो उसका अर्निंग कैपेसिटी बढ़ जाती है, या मैं कहीं पर शेयर डिवेंचर को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर दूंगा तो वहाँ से अपने लोगों को इंटरेस्ट रिसिप्ट होगी, डिविडेंड आएगा इनकम के रूप में, तो क्या होगा, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज कर गया। उसके बाद कहती है सच एक्सपेंडिचर विच हैव बेनिफिट मोर देन 1 ईयर, वैसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 वर्षों से ज़्यादा दिन के लिए होती है। फिर कहता है दे नॉर्मली हैव रीसेल वैल्यू, वैसा जिसका रीसेल वैल्यू होती है नॉर्मली बिग अमाउंट, इसका बड़ा सा अमाउंट होती है। एग्जाम्पल परचेज ऑफ लैंड, प्लांट मशीनरी, ये सब क्या हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ। अब देखें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, देखिए एक्सपेंडिचर विच है बेनिफिट विद इन 1 ईयर, वैसा एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट 1 ईयर, चूँकि इससे उसका उल्टा होगा, वो मोर देन 1 ईयर होती है, ये लेस देन 1 होगा। सच एक्सपेंडिचर डज नॉट इंक्रीज अर्निंग कैपेसिटी, चूँकि यहाँ पे क्या होती है, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज कर देती है, ये क्या करती है, अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करती है, सिर्फ ये क्या करती है, हेल्प टू मेंटेनिंग अर्निंग कैपेसिटी। मतलब मैं कह सकता हूँ helps to maintaining earning capacity of बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्या समझे, ये क्या करते हैं, हेल्प्स टू मेंटेनिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ बिजनेस, ये बिजनेस को अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने में क्या करते हैं, सहायता प्रदान करती है, ताकि मेरा अर्निंग कैपेसिटी बना रहे। उसके बाद कहता है सच एक्सपेंडिचर आर डेबिटेड टू ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट, ये जो एक्सपेंडिचर होती है डेबिट की जाती है प्रॉफिट एंड लॉस, चूँकि खर्चा है, और इसको लिखा जाता है, मैं इसको बोल सकता हूँ shown in balance sheet, asset side of बैलेंस शीट। ये जो होती है एक्सपेंडिचर को बैलेंस शीट के एसेट साइड में शो की जाती है, जबकि ये ट्रेडिंग पीएल में जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, इसलिए इसको ट्रेडिंग पीएल में लिखी जाती है। फिर कहता है दे नॉर्मली डोंट हैव रीसेल वैल्यू, इसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं होगा। क्यों, क्योंकि सपोज दैट मान के चलिए मैं ये मार्कर को परचेज करूँगा, मैं इसको लिख लूँगा, और क्या 1 महीना 2 महीना, ये ज़्यादा कितना चलेगा, महीना 2 महीना 3 महीना चलेगा, क्या ये 3 महीना के बाद सेकेंड हैंड के रूप में कुछ में बिकेगा, नहीं बिकेगा, इसका कोई रीसेल वैल्यू नहीं होती है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं कोई कॉपी परचेज करूँगा, वो मेरे लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, उसको मैं परचेज कर लिखूँगा, उसके बाद बेचूँगा, तो क्या बिकेगा, नहीं बिकेगा।
तो ये हो गया, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब जो करेंट टाइप का होता है, जो विद इन 1 ईयर के लिए होती है, जैसे न्यूज़पेपर्स हो गया, ठीक ना, etc। उसके बाद कहते हैं नॉर्मली स्मॉल अमाउंट, ज़्यादातर इसका अमाउंट छोटा होती है। एग्जाम्पल में जैसे रेंट हुआ, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हुआ, सैलरी हुआ, एंटरटेनमेंट हुआ, रिपेयर्स हुआ, मेंटेनेंस हुआ, etc, ठीक ना। तो ये सब होगा, परचेज हो गया, कैरेज एक्सपेंस हो गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज हो गई, ठीक ना, कैरेज आउटवर्ड हो गया, बैड डेट हो गई, इन सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गई होगी। अब जब यदि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल होती है कि इनकम एक्सपेंडिचर में ओनली और ओनली रेवेन्यू आइटम जाती है, जबकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या होती है, रेवेन्यू एंड कैपिटल बोथ नेचर का आइटम जाता है। इसलिए बोला गया है ऑल द रिसीट, ऑल द कैश ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड अंडर द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, वेदर कैपिटल नेचर और रेवेन्यू नेचर, इट डजंट मैटर। मतलब ये डजंट मैटर है कि ये रेवेन्यू नेचर की है या कैपिटल नेचर का है। जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होती है, सभी ट्रांजेक्शन को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में लिखी जाती है। बट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ओनली रेवेन्यू आइटम आर रिकॉर्डेड अंडर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस या इनकम एक्सपेंडिचर में ओनली और ओनली रेवेन्यू आइटम लिखी जाती है, क्योंकि वह हर एक वर्ष बनती है, एनुअली बनती है। तो जब एनुअली बनती है तो 1 ईयर से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होगा उन्हीं को सिर्फ शो की जाती है। आई होप कि आपको बातें समझ में आ गया होगा, ठीक ना। कोई भी एक्सपेंडिचर होगा जो अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा देती है एसेट्स का वैल्यू, तो कैपिटल, जैसे अगर मैं कहूँ इंस्टॉलेशन चार्ज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी के लिए इंस्टॉलेशन चार्ज अगर मैं करवाता हूँ तो वो कैपिटल हो जाती है। क्यों उस प्लांट को वैल्यू में इंक्रीजिंग कर देती है, क्योंकि उसको लगाने के लिए चार्ज मैंने इंस्टॉलेशन किया। लेकिन रिपेयर्स बोले तो रिपेयर्स क्या हुआ, उस एसेट्स को मेंटेन करने के लिए हुआ, वो रेवेन्यू हो गया। अगर मैं बोलूँ अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी के ओवरऑल एक्सपेंडिचर कर दूंगा जिससे कि उसका एफिशिएंसी में इंक्रीजिंग हो जाएगा, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। यदि मैं कोई ओल्ड मोटर कार परचेज करूंगा और उसको एक अच्छे तरह से उसका कंडीशन के लिए मैं खर्च कर दूंगा, वाइट वॉशिंग करवा दूंगा, जो टूटा फूटा सामान है उसको मैं लगवा दूंगा, तो वो दैट इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। आई होप कि आपको बातें यहाँ तक समझ में आ गई होगी, आप लोग नोट कर लेंगे और मैं आप नेक्स्ट क्लास में आऊँगा। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।